हाँ जी दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम अपनी मैथमेटिक्स की बुक के चैप्टर मैट्रिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो 3 है, उस मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जैसे फिफ्थ क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चंस किए थे और खास तौर से मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया था। आज हम बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। तो लेट बी स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन? शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि बी डैश ए बी ये सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब ए जो है वो सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी डैश ए बी ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो चलिए अब आइए हम इस चीज को शुरू करते हैं। क्या है? इट इज गिवन दैट, फर्स्ट केस ले लेते हैं, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, आपको पता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? पता है तो बताइए। बिल्कुल पता है, यानी जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन विद नेगेटिव साइन के इक्वल होता है तो उसे कहते हैं हम एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए डैश ए इज इक्वल टू सिमेट्रिक, है ना। ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, एस्क्यू सिमेट्रिक। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आपने इस पर बेस्ड किए हैं तो मैं समझता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो नाउ क्या है? बी डैश ए बी। देखिए, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या एस्क्यू सिमेट्रिक शो करते हैं, दिखाना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं कि जिस मैट्रिक्स को हमें शो करना है कि वो सिमेट्रिक है या एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हमें इस बी डैश ए बी यानी इस बी डैश ए बी को बताना है कि ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक है, ए अगर एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये भी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दोनों ही कंडीशन में हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। निकालिए। अब देखिए, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, बी डैश ए बी यानी ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज एंड ए बी ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब आपने फॉर्मूले पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कि ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी इसे हम ए सपोज कर लेते हैं और इसको पूरे को कंप्लीट को बी सपोज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? ए बी ट्रांसपोज ऑफ बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो गया? किसी का भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अपन निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें मिलता है। तो ये तो हो गया बी। अच्छा, इसमें वापस से ये वाला फिर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? बी डैश ए डैश बी, ठीक है ना। अच्छा, ए डैश ए के इक्वल है, सिंस ए डैश इज इक्वल टू ए, इट इज गिवन, सो वी हैव बी डैश ए बी। देखिए जरा क्या आ गया ये। इसका मतलब ये है कि therefore यानी इट शोज दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका पार्ट सेकंड क्या है? पार्ट सेकंड ये है कि when A is a skew symmetric matrix, that is क्या हो जाएगा? A डैश इज इक्वल टू माइनस ए, राइट।
अब चलिए नाउ बी डैश ए बी होल ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसी मेथड से हमें करना है। मैंने इसको लिख दिया बी डैश ए बी को अलग लिख करके होल ट्रांसपोज, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए यहां, तो ये कंप्लीट ए हो गया और ये बी हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए होल ट्रांसपोज ऑफ ए बी एंड ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज, ठीक है। ये कितना हो गया, ये बी हो जाएगा। और इसे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले तो अभी हमने लिखे ही थे, इस वाले जो पार्ट सॉल्व किया था उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हमने, यानी बी होल ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू बी लिख दिया, ए बी का होल ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा अब क्या है, सिंस ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, वी हैव गिवन ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, सो दिस इज माइनस ए बी मीन्स माइनस बी डैश ए बी, बी डैश का मतलब बी ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ बी, ठीक है। कैसा हो गया, इट शोज दैट बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो क्वेश्चन अपना यह है कि अगर ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई को, तो फिर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब चलिए आइए अपन ए डैश निकाल लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं यहीं से स्टार्ट तो नाउ ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। कर दीजिए चेंज 0 to y z, तो कॉलम में चेंज कर दीजिए 0 to y z। सेकेंड रो है एक्स वाई माइनस जेड, तो इसे कॉलम में एक्स वाई माइनस जेड। थर्ड रो को कॉलम में एक्स माइनस वाई जेड, यही आ गया। अब कौन सी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है, ये ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई को इससे सेटिस्फाई कर रहा है। और आई यहां पर क्या है, आई यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर क्या होगा, 3x3 होगा। भाई ये 3x3 का है तो ये जो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है वो भी 3x3 का ही होगा, ठीक है। तो चलिए आई बना देते हैं 1 0 0 0 0 1। चलिए अब क्या है, नाउ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, वैल्यू रखिए, क्या रखे हैं, ए डैश 0 to y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड। फिर ए कितना है 0 x x टू y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई आपको पता है कि रो इनटू कॉलम मेथड से करते हैं, हमेशा मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है वो रो इनटू कॉलम मेथड से ही करते हैं, क्योंकि सबसे सिंपल यही रहता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 0 एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दिया जाए 2x² प्लस करेंगे तो। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, तो 0 xy माइनस xy। ध्यान से देखिए, सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैट्रिक्स का जब भी मल्टीप्लाई करें तो कोई मिस्टेक नहीं हो, उसके लिए क्या है कि आप इस तरीके से हाथ रख लें, पहले वाले मैट्रिक्स पे यहां रख लें, रो वाइज चले, और सेकंड वाले मैट्रिक्स में कॉलम वाइज चलना है आपको। तो देखिए 0 xy
माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई और माइनस एक्स वाई जीरो, ये जीरो लिख दिया यहां पर। अच्छा, थर्ड कॉलम से जीरो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये भी जीरो हो गया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो देखिए जीरो एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई जीरो। अब सेकेंड रो से, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 2y यानी 2y 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 5 एंड 6y स्क्वायर। अब थर्ड कॉलम से 2yz माइनस वाई जेड, तो माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड माइनस 2yz और इस 2yz से कैंसिल। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जीरो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड यानी जीरो। सेकेंड कॉलम से 2yz माइनस वाई जेड, तो 2yz माइनस वाई जेड माइनस 2yz और 2yz में से कैंसिल, तो ये जीरो। ये जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 3z स्क्वायर। बहुत आसान मल्टीप्लाई है। अब तो समझ में आ गया ना क्या करना है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इक्वेट कर दीजिए, सबको इक्वल कर दीजिए। क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, therefore x square is equal to half and x is equal to plus minus 1 upon under root 2. 6y square is equal to 1, therefore y square is equal to 1 upon 6 and y is equal to कितना आ जाएगा plus minus 1 upon under root 6. 3z square is equal to 1, so z square is equal to 1 upon 3 एंड z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 विथ प्लस माइनस साइन। लीजिए, तो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई और z की वैल्यू ये आ गई। नोट कर लीजिए। हाँ जी, 9th क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन देख करके आपको आपके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, मुझे पता है बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड x इफ x माइनस 5 माइनस 1, और ये मैट्रिक्स और ये तीसरा मैट्रिक्स है, तीनों का मल्टीप्लाई जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। तो मल्टीप्लाई तो हमने बहुत सारे किए हैं, लेकिन होता क्या है अक्सर इनमें हम छोटी छोटी मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं। वैसे तो बहुत आसान है। अच्छा देखिए, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये 3/3 का है। ये जो मैट्रिक्स है वो 3/1 का है, और ये जो मैट्रिक्स है वो 1/3 का है। देखिए 3 कॉलम्स 1 2 3, एक रो 1 तो 1/3 का, ये तो क्लियर दिख ही रहा है। इसमें 3 रोज हैं 1 2 3 और 1 कॉलम, तो 3/1 का हो गया। अब हमें क्या करना है कि चाहे आप यहां से मल्टीप्लाई करें, चाहे आप पहले इनका मल्टीप्लाई करें, लेकिन देख लें कि मल्टीप्लाई कहां से पॉसिबल है। तो देखिए, इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल है, इसलिए ये प्रोडक्ट भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कॉलम और इसकी रो ये भी इक्वल है, तो इसका मतलब हम यहां से भी कर सकते हैं और हम यहां से भी कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे वहां से करें, ठीक है ना, वहां से स्टार्ट करें। तो चलिए हम इधर से करते हैं। क्या आ जाएगा x माइनस 5 माइनस 1, रो कॉलम, तो देखिए कितना आ जाएगा 1 का x 0 प्लस 0 प्लस 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 2 4 8 प्लस 1 इंटू 1 1। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2x प्लस 0 प्लस 3, कितना चल रहा है ये 0। क्या आ गया x माइनस 5 माइनस 1, और ये कितना आएगा x प्लस 2 9 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो कॉलम कितना आ जाएगा, देखिए x प्लस 2 कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x
-5 इंटू 9 -45, -1 इंटू दिस तो -2x -3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब ये कितना हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर -45 -3 -48, और ये हो गया 1/1 का, कौन सा हो गया 1/1। तो इस 0 मैट्रिक्स को भी हम 1/1 का मैट्रिक्स बना देंगे, 0 मैट्रिक्स बना दिया हमने 1/1 का। अब दोनों मैट्रिक्स देखिए, 0 मैट्रिक्स हो या यूनिट मैट्रिक्स हो, जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है तो हम ये देख लेते हैं कि अगर यूनिट मैट्रिक्स आपको बनाना है तो देख लीजिए कितने बाई कितने का स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस ऑर्डर का हम यूनिट मैट्रिक्स बना लेते हैं। 0 मैट्रिक्स की जहां तक बात है तो 0 मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का बनाते हैं जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होता है। जैसे ये 1/1 का है तो हमने 1/1 का बना लिया। अंतर सिर्फ इतना है कि यूनिट मैट्रिक्स के लिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, और 0 मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर का बनाया जा सकता है, 2/2 का, 2/3 का, 1/3, 3/1, मतलब किसी भी ऑर्डर का। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इट मींस देयरफॉर x, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। x² इज इक्वल टू 48 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 का मतलब हो गया ±4√3। यही आंसर है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इजी भी है। क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स x मैट्रिक्स को निकालना है, शो दैट, और कैसे दे रखा है x ये मैट्रिक्स है और दूसरा जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, इस मैट्रिक्स के रूप में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, ये भी 2/3 का है। हमने इस x को सपोज कर लिया रो इनटू कॉलम, आ गया समझ में, यानी x है रो इनटू कॉलम। ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार को मैं वैसे ही y सपोज कर लेता हूं, और y किस ऑर्डर का है 2/3 का। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यानी xy जो आ रहा है वो 2/3 का, ये मल्टीप्लाई तो है 2/3। अब इनका मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, इनका मल्टीप्लाई तब पॉसिबल है जब ये कॉलम और रो, सॉरी ये कॉलम और रो इक्वल होंगे, और कॉलम इसके तो रो इनटू कॉलम हो गया, ये कितने का है 2/3 का है, इसका मतलब कॉलम और रो इक्वल होंगे तभी इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो कॉलम कितने हो गए 2 हो गए, देखो ध्यान से। अच्छा, हमें जो मैट्रिक्स मिलता है वो इस ऑर्डर का मिलता है, यानी XY जो हमें मिलेगा वो रो इनटू 3, रो इनटू 3 इस ऑर्डर का मिलेगा। जबकि इसका जो मल्टीप्लाई दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 2/3 का दे रखा है, ये RHS वाला है, ध्यान रखिए। तो भैया मेरे 3 रो कितनी हो गई, इसमें 2 हो गई, रो 2 हो गई कि नहीं हो गई। तो फिर x का ऑर्डर क्या हो जाएगा रो इनटू कॉलम 2/2, 2/2 का x मैट्रिक्स हो गया। तो हमने सपोज कर लिया जो x है वो 2/2 का, वो क्या सपोज कर लिया कि ABCD, और ये चल ही रहा है भाई 1 2 3 4 5 6, राइट हैंड साइड में -7 -8 -9 2 4 6। बात समझ में आई कि x जो है वो रो इनटू कॉलम मेथड, वो सॉरी रो इनटू कॉलम, हमने इसका ऑर्डर सपोज कर लिया, y 2/3 का है, x का y से मल्टीप्लाई
तभी पॉसिबल है जब कॉलम और एक्स के कॉलम और वाई की रो इक्वल होती हैं। ये दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई की पहली शर्त है। तो कॉलम और ये रो, इसके कॉलम इसकी रो दोनों इक्वल होंगे। इट मींस कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए इसमें, एक्स वाले मैट्रिक्स में, ठीक है ना, एक्स के। अब वाई जो दे रखा है वो 2/3 का दे रखा है, वो हमने लिख लिया। एक्स वाई हमें जो मिलेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई वो एक्स वाई के रूप में आएगा। और एक्स वाई किस ऑर्डर का मिलता है हमें, रो इंटू ये मेथड का, रो बाई थ्री। और ये दे कितने का रखा है, 2/3 का दे रखा है आरएचएस में। तो रो और ये भाई दोनों मैट्रिक्स सेम है ना, कॉलम सेम है तो रो भी सेम होंगे, रो इज इक्वल टू 2, तो रो आ गई 2, यानी एक्स का जो ऑर्डर आ गया वो 2/2 आ गया, वो हमने सपोज कर लिया। अब कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा हमें, a + 4b। देखिए मल्टीप्लाई तो रो इंटू कॉलम मेथड से ही करते हैं। सेकंड से करिए, कॉलम से 2a + 5b, थर्ड कॉलम से करिए 3a + 6b, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से c + 4d, सेकंड कॉलम से 2c + 5d, मल्टीप्लाई तो सबका एक जैसा ही है, और 3c + 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो सब कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर a + 4b किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके इक्वल। -7 2a + 5b, ये एलिमेंट किसके, -8 के, 3a + 6b -9 के इक्वल। अच्छा, c + 4d 2 के इक्वल, 2c + 5d 4 के इक्वल, और 3c + 6d किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल। ये 4, ये 5 एंड ये 6। अच्छा, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है दोनों साइड से, तो ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, a + 2b इज इक्वल टू -3, इसी को थर्ड नंबर दे दीजिए। इसमें भी आ रहा है 3 कॉमन, c + 2d इज इक्वल टू 2, इसी को दीजिए 6 नंबर। अब देखिए, अब हम ये जो इक्वेशन 1 2 और 3 है, दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से ये 4 5 और 6 जो इक्वेशन है, उनमें से किन्हीं दो को सॉल्व करके हम c और d की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको तो मैं हटा ही दूं। अब है कौन कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट एंड थर्ड, बाय इक्वेशंस फर्स्ट एंड थर्ड सॉल्व करिए। क्या आ जाएगा, a + 4b इज इक्वल टू -7, और a + 2b इज इक्वल टू -3। सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल, 4 में से 2 गया तो 2b इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा, -7 + 3 -4, देयरफॉर b इज इक्वल टू -2। अब b की वैल्यू रख दो, फर्स्ट में ही रख दो या थर्ड में रख दो, किसी में भी रख दो, फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा, -2 तो -8 है ना, उधर गया तो +8 -7 यानी 1, a इज इक्वल टू आ गया 1। अब a और b की ये जो वैल्यू आई हैं, इनसे हम सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, क्योंकि सेकंड ही रह गई है। तो सेटिस्फाई करा के देखिए, a की जगह रखा 1 यानी 2, और b की जगह रखा -2, तो -10 + 2 -8, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। अब किसको सॉल्व करेंगे हम, अब हम सॉल्व करते हैं 4 और 6 को बाय इक्वेशंस 4 एंड 6। कितना आ जाएगा, c + 2d 4d इज इक्वल टू 2, और c + 2d इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट कर दो इन्हें भी,
तो ये कैंसिल 42D, अरे ये तो 0 आ रहा है, देयरफॉर D इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब D की वैल्यू किसी में भी रख दो, 4 में ही रख देते हैं, तो C इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। चेक कर लो सही है कि गलत है। तो फिफ्थ इक्वेशन में रखेंगे, रखिए C इज इक्वल टू 2 यानी 4, D इज इक्वल टू 0 यानी 0, 4 4 बिल्कुल सही है। तो अब X कितना आ जाएगा, देयरफॉर मैट्रिक्स X इज इक्वल टू, हमने सपोज किया था A B C D, तो रख दीजिए A B C D की वैल्यू, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -2, C इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है। देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया अपना। बाई चांस अगर ये क्वेश्चन वन वर्ड में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप किसी उसमें आ जाता है पार्ट में, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये तो पता कर ही लेंगे इससे कि ये जो x है वो हमारे किस ऑर्डर वाला मैट्रिक्स होगा, और ये हमने पता कर लिया था कि 2x2 ऑर्डर का x मैट्रिक्स होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है टू चेक या वेरीफाई। अब हमें क्या करना है कि जब हम ये पता कर लेंगे कि ये 1 2 -2 0 यानी 2x2 का होगा, तो ये ऑप्शंस दे रखे होंगे, ऑप्शन में किसी ने दे रखा होगा ये, इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये हमें कितना आना चाहिए, -7 -8 -9 2 4 6, ये आना चाहिए। जैसे ये इक्वल आ जाएगा हम कह देंगे अपना क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। नोट कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ये तो अच्छी बात है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, सच दैट AB इज इक्वल टू BA, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू BA, देन प्रूव बाय इंडक्शन, यानी मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि AB टू द पावर n इज इक्वल टू B टू द पावर n इंटू A, और सेकेंड रिजल्ट ये है AB होल टू द पावर n इज इक्वल टू AN इंटू BN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी इस कैपिटल N का मतलब क्या है, इसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हर नेचुरल नंबर के लिए ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से चलिए आइए, तो क्या गिवन है वो लिख लीजिए पहले, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है, और इसे मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, और हमें अब प्रूफ करना है पहला वाला पार्ट ए बी टू द पावर n, तो लिख देते हैं वी वांट टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, ए बी टू द पावर n इज इक्वल टू बी टू द पावर n ए। तो देखिए आपको याद होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, इसके बाद हम सपोज करते हैं कि जो गिवन रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तब हम इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट वी विल प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दे रखा है गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, यानी मींस n इज इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर है बिल्कुल, LHS कितना आ गया, ए बी, इसमें रखना है n की जगह 1 रखा, ए बी टू द पावर n, n की जगह 1 रखा, तो कितना हो जाएगा ए बी, RHS कितना आ जाएगा, बी टू द पावर n यानी बी ए, n इज इक्वल टू 1 रखा, और हमें क्या दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, हमें ये दे रखा है, तो ए बी और बी ए, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट दे रखा है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, हेंस
given statement is true for n is equal to 1। अब हम सपोज करते हैं कि let the given statement be true for n is equal to k। दैट इज n इज इक्वल टू k का मतलब क्या है कि जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है इसमें हम n की जगह k रख देंगे। a b टू द पावर k इज इक्वल टू b टू द पावर k इंटू a। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है? नाउ वी विल प्रूव, क्या प्रूव करेंगे? दैट it is true या it will true for n is equal to k plus 1। that is n is equal to k plus 1 क्या कि n की जगह हम k plus 1 रख देते हैं और इधर भी रख दीजिए। अब हमें यह प्रूफ करना है यानी LHS लेकर के चलेंगे और हमें इससे RHS निकालना है। तो LHS निकाल दीजिए। a b टू द पावर k प्लस 1। क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं हम a b टू द पावर k इंटू b लिख सकते हैं। अच्छा, a b टू द पावर k किसके इक्वल है? देखिए b टू द पावर k a के इंटू b। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? b टू द पावर k b a बाई एसोसिएटिव। ये कितना हो गया? और अपना RHS कितना है? RHS आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट दे रखा है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। इट मींस ये जो रिजल्ट है, जो स्टेटमेंट है ये दे रखा है, वो n बिलोंग्स टू n के लिए कैसा है? ट्रू है। यहां तक नोट करिए। फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? वी वांट टू प्रूव ए बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू ए एन, ए टू द पावर n बी टू द पावर n। तो सेम उसी तरीके से फॉर n इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को दे देते हैं 4। कितना हो जाएगा? LHS इसमें रखिए ए बी होल टू द पावर n में तो कितना हो जाएगा? ए बी होल टू द पावर 1 मीन्स ए बी। RHS क्या आ जाएगा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। A1 ए टू द पावर 1 और बी टू द पावर 1 यानी कितना हो जाएगा? ए बी। और ए बी और बी ए दोनों वो सब ये तो वैसे ही इक्वल हो गए, लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी इज इक्वल टू ए बी यानी LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? अब क्या करना है? लेट द गिवन स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। दैट इज k के लिए ट्रू करना है तो कितना आ जाएगा? a b टू द पावर होल टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर k b टू द पावर k। फिफ्थ, अब हमें क्या प्रूफ करना है? n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। नाउ वी विल प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट
is true for n is equal to k plus 1, दैट इज क्या आ जाएगा इस स्टेटमेंट में, यानी जो इक्वेशन 4 है उसमें n की जगह k प्लस 1 रख दीजिए, तो ए बी होल टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए टू द पावर k प्लस 1। ये प्रूफ करना है हमें। बात समझ में आई? इसका LHS ले लीजिए, कितना है LHS? ए बी होल टू द पावर k प्लस 1। क्या लिख सकते हैं इसको? इसे लिख सकते हैं ए बी होल टू द पावर k इंटू ए बी, लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये ए बी किसके इक्वल है? किसके इक्वल बताओ? बी ए के इक्वल है या नहीं है? है ना? तो ये हो जाएगा ए टू द पावर k बी टू द पावर k इंटू बी ए बाई 1। अब देखिए ये दोनों कितना हो गया? ए टू द पावर k बी टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए। इसमें लगा दीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी? ए टू द पावर k a और बी टू द पावर k प्लस 1। फिर ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, है ना? तो कितना आ जाएगा? ए टू द पावर k प्लस 1 बी टू द पावर k प्लस 1, और यही आपके सामने RHS है। Hence the given statement is true for all n belongs to hence वो for n belongs to capital N, hence by principle of induction, the given statement is true for all n belongs to capital N। लीजिए नोट कर लीजिए। चलिए अब दोनों क्वेश्चन करते हैं 13 एंड 14 एक साथ, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू दिस एंड इज सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू i, a स्क्वायर इज इक्वल टू i, यानी a स्क्वायर a का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स हमें मिलेगा। तो हमें देन ये रिजल्ट बताना है कि ऑप्शन जो 4 दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। साथ ही साथ 14 क्वेश्चन क्या है कि इफ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों हैं, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, देन तब A क्या होगा? A डायगोनल मैट्रिक्स होगा, A जीरो मैट्रिक्स होगा, A स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो बारी बारी से पहले 13 क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन है हमें? A स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इसे हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू ए इज इक्वल टू आई। ए लिख दीजिए अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, और फिर वापस से एक बार और अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। आप होल स्क्वायर मत कर देना कि होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर लिखे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चूंकि ए जो है वो 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कुछ भी कहें आप, ये भी 2/2 का ही होगा। अब करिए मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सिंपल मेथड है। इसमें पहले वाले में रो वाइज और सेकंड वाले में कॉलम वाइज चलते हैं। तो अल्फा का अल्फा से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अब इसका इससे अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अरे यार ये तो जीरो हो गया। ये कितना हो जाएगा? गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, ये भी जीरो हो गया। गामा बीटा यानी बीटा गामा
और प्लस अल्फा स्क्वायर 1001। दोनों मैट्रिक्स सेम है, इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। अब इसमें 1 सब में पॉजिटिव है तो सबको उधर ले जाइए, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए कौन सा है, सी, ऑप्शन सी। अब इसको देखिए क्या कह रहा है कि ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ ए एंड, हाँ चलिए कोई बात नहीं है, एंड ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। ये तब होता है जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ये कब होता है, जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। भाई हम ऐसे लिखते थे ना, ए डैश इज इक्वल टू ए और ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। मैंने क्या किया, इस माइनस को इधर ऑपरेट कर दिया, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 0। ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों कैंसिल, मीन्स a इज इक्वल टू 0। कैसा मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन, कितना आसान क्वेश्चन था यार। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मजा आ जाए, है ना। नोट कीजिए 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और किस तरीके से कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, देन आई प्लस ए होल क्यूब ऑफ आई प्लस ए माइनस 7a इज इक्वल टू। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन है हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आई प्लस ए, यानी आई प्लस आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, होल क्यूब माइनस 7a। होल क्यूब खोल दीजिए, आपके पास एक फॉर्मूला है क्या, सिंस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसका यूज कीजिए तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3ia स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी ए क्यूब माइनस 7a। अब देखिए आई क्यूब, आई स्क्वायर, आई, ये सब कितना होता है, आई के इक्वल होता है, तो है ना। तो अब कितना हो जाएगा, आई के इक्वल होता है तो इसे हम, और आई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। तो चलो बाद में लिखेंगे, आई प्लस 3ia प्लस 3ia स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 7a। अब आपने पढ़ा है ए आई इज इक्वल टू ए, पढ़ा होगा, है ना, ध्यान होगा कि नहीं, ध्यान रखिए सारी चीजें। तो आई प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस ए क्यूब को लिख दीजिए ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 7a, और ए स्क्वायर कितना है, ए के इक्वल है, तो कितना आ गया, आई प्लस 3a प्लस 3a प्लस a इंटू ए माइनस 7a, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। आई प्लस 3 और 3
6 ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 7 ए। इस ए स्क्वायर की जगह वापस से ए रख दीजिए और 7a माइनस 7a प्लस 6a माइनस ए प्लस ए, ये कैंसिल, कितना आ गया, आई आ गया। चेक करिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए।